रेडिएशन पोल्यूशन जो है इसके बारे में लेना है, रेडिएशन पोल्यूशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में रेडिएशन पोल्यूशन में छोड़ा था मैंने। न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं उनकी सबसे भारी प्रॉब्लम क्या है? टू प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। एक प्रॉब्लम है लीकेज, दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू डिस्पोज वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट। दो प्रॉब्लम है रेडिएशन पोल्यूशन की। एक तो दो प्रॉब्लम है न्यूक्लियर रेडिएशन पोल्यूशन की। दो प्रॉब्लम है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट जो होते हैं लीक हो जाते हैं। जो लीक हो गए तो कितना भारी नुकसान करेगा तुम अंदाजा लगा सकते हो। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हो गए और लोगों के पास पहुंच गए तो कितना भारी नुकसान होगा। पहली प्रॉब्लम है लीकेज। दूसरा, न्यूक्लियर वेस्ट को बाद में यूज होने के बाद कहां फेंके। जो न्यूक्लियर वेस्ट, जिनसे न्यूक्लियर वेस्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बोलते हैं, और इनसे बिजली बने तो उस जगह को न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं या एटॉमिक रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलेगी, रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद न्यूक्लियर वेस्ट का क्या करें? जो तो सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर वेस्ट लीक हो जाते हैं, और दूसरा इनको डिस्पोज करने की दिक्कत है, कहाँ फेंके इसको। जो कोई एग्जांपल जहां पास्ट में न्यूक्लियर लीकेज हुआ हो, पहला है चेरनोबिल एक्सीडेंट, और दूसरा है थ्री माइल आइलैंड लीकेज। लीकेज की दो, इस दुनिया की दो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है लीकेज की, जिसमें बहुत लोग मरे थे। एक चेरनोबिल एक्सीडेंट है। जो चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था रशिया के अंदर, बहुत लोग मरे थे। चेरनोबिल जगह है, वहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हो गया था। दूसरा जो लीकेज हुआ था, 3 माइल आइलैंड लीकेज। 3 माइल आइलैंड लीकेज। अब 3 माइल आइलैंड कोई होगा, आइलैंड है 3 माइल आइलैंड, वहां पे कोई लीकेज हुआ होगा। ये सबसे भारी दिक्कत थी। दूसरा है, इसको डिस्पोज कैसे करते हैं। जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को किसी कंटेनर में रख के रॉक या पहाड़ के अंदर आधा किलोमीटर या 500 मीटर गड्ढा खोद के उसमें डालते हैं। रेडियोएक्टिव वेस्ट को कंटेनर में डाल के 500 मीटर गड्ढा खोद के किसमें, रॉक में, पहाड़ में, और फिर कंटेनर को रखते हैं और फिर उसको दबा देते हैं। इस तरह से डिस्पोज किया जाता है। हाउ टू डिस्पोज रेडियोएक्टिव वेस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट, एक ही बात है। रेडियोएक्टिव वेस्ट आर प्लेस्ड इन कंटेनर, and this container is placed 500 meter deep in rock। किसी रॉक में 500 मीटर गहरे गड्ढे में इस कंटेनर को रख देते हैं। जो क्या नुकसान होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अगर एनवायरमेंट में आ गए, ह्यूमन के पास आ गए तो क्या हो जाएगा? जो देखते क्या हो जाएगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर एटमॉस्फेयर में आ गए तो रेडिएशन दो टाइप की होती है। कम अमाउंट में क्या करती है, ज्यादा अमाउंट में क्या करती है। लेस अमाउंट अगर रेडिएशन है तो म्यूटेशन या कैंसर करेगी। और हाई अमाउंट का रेडिएशन है तो लीथल होती, जान से मार देगी। अगर रेडिएशन बहुत ज्यादा अमाउंट में है किसी एरिया में, तब तो आदमी मर जाएगा। जो रेडिएशन कम अमाउंट में
तो उसमें कैंसर हो जाएगी उस आदमी को। जो तो रेडिएशन का बहुत भारी नुकसान होता है। जो मैं कुछ डेटा है जो फॉरेस्ट के ऊपर है वो करवा रहा हूँ। कुछ डेटा है फॉरेस्ट के ऊपर वो कराता हूँ। फॉरेस्ट के डेटा है। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो खत्म हो गए 40%। शुरू की बजाय अब अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोले 40% फॉरेस्ट खत्म हो चुका है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दुनिया में। लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट सिर्फ 1% खत्म हुआ है। 40% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड 1% temperate forest lost in the past. इंडिया के अंदर 20th सेंचुरी शुरू होने से पहले, अब तो 21st सेंचुरी चल पड़ी है, 20th सेंचुरी शुरू हुई थी तो 30% फॉरेस्ट थे जो, और सेंचुरी जो खत्म हुई, 20th सेंचुरी खत्म हुई 19.4% फॉरेस्ट बचे, यानी 11% फॉरेस्ट खत्म हो गई, 11.5%। In India, there were 30% forest in the beginning of the century, in the beginning of 20th century. At the end of century, at the end of 20th century, there were only 19.4% forest. ट्वेंटी सेंचुरी के शुरू में थे 30% फॉरेस्ट, और 20th सेंचुरी के बाद में इंडिया की बात आई, 90.4% जो फॉरेस्ट बच गए। लेकिन हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोलती है, जो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग देयर शुड बी 33% area of plain and 67% area of hill should be covered with forest. इसको नोट कर लो पहले। क्या बताया मैंने, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% एरिया प्लेन का फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, 67% एरिया हिल का कवर होना चाहिए। हमारे तो यहाँ टोटली 19.4% बचा है, हिल और प्लेन की तो बात ही नहीं है, जो इतना बचा है, तो फॉरेस्ट बहुत कम हो गया है इंडिया के अंदर जो। ठीक है, यहाँ तक और लो, यहाँ तक हो गया। हम बोलेंगे एक खेती है जिसका नाम है, फॉरेस्ट खत्म होने में एक खेती बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। खेती का नाम है झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
एक खेती है कुछ स्टेट में की जा रही है, इस खेती की वजह से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। खेती का नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दूसरा झूम कल्टीवेशन। दो नाम है इस खेती के। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन। ये खेती होती क्या है अगर? क्या होती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूम कल्टीवेशन? ये झूम एक पिछड़ी जाती है जिसमें जो करती है, इसलिए इसका नाम झूम कल्टीवेशन है। झूम, दिस एग्रीकल्चर इज डन बाय झूम ट्राइब। ट्राइब पिछड़ी जाति को बोलते हैं, झूम ट्राइब कर रही है इस खेती को, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। इस खेती में पहले पेड़ों को जलाते हैं, स्लैश मतलब इकट्ठा किया, बर्न मतलब जलाया, पेड़ों को काटा और जलाया, उसके राख पे खेती करते हैं। इन दिस कल्टीवेशन एग्रीकल्चर प्लांट्स आर बर्न्ड and then cultivation is done on this as। पेड़ों को जलाते हैं और राख पे खेती करते हैं। जो पेड़ों को जलाते हैं फिर राख के ऊपर खेती करते हैं झूम कल्टीवेशन में। पेड़ों को जला के उसकी राख पे खेती करते हैं। लेकिन खेती करने के बाद कुछ सालों तक उस एरिया को छोड़ देते हैं, अगले एरिया में ऐसा ही करेंगे। जो मतलब बीच का जो पीरियड होता है, रिकवरी पीरियड काफी ज्यादा दे देते हैं, जो फिर पेड़ उग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि ये लोग पेड़ काटते हैं, खेती कर लेते हैं, पेड़ फिर छोटे से होते हैं फिर काट देते हैं, फिर छोटे बड़े होते हैं फिर काट देते हैं। रिकवरी पीरियड जो बीच का पीरियड अब कम देने लग गए, इसी वजह से फॉरेस्ट कट रहे हैं। जो फॉरेस्ट खत्म इसलिए हो रहे हैं। In the past, recovery period was more, but at present recovery period is less। तीन वर्ड आते हैं, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, तीसरा है डिफोरेस्टेशन। तीन वर्ड है, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। किसी भी एरिया में पेड़ उगाए तो एफोरेस्टेशन बोलते हैं। ग्रोइंग ऑफ ट्री और प्लांट्स इन एनी एरिया। किसी भी एरिया में पेड़ उगाएगा तो बोलेंगे एफोरेस्टेशन, पेड़ हटाएंगे तो बोलेंगे डिफोरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्री और प्लांट इन एनी एरिया, डिफोरेस्टेशन। पेड़ हटाएंगे तो लगाएंगे तो एफोरेस्टेशन, हटाएंगे तो डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के बाद पेड़ लगाएंगे तो रिफोरेस्टेशन। पहली बार पेड़ लगाएंगे एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के बाद पेड़ लगाएंगे रिफोरेस्टेशन। ग्रोइंग ऑफ प्लांट आफ्टर डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के बाद पेड़ लगाएंगे तो बोलेंगे रिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन का नुकसान क्या है? पेड़ काटोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? जो अगर डिफोरेस्टेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? डिफोरेस्टेशन कर दोगे तो फ्लड प्रॉब्लम, बाढ़ आने के चांसेस है। तुमने दूसरे जानवरों के हैबिटेट को खत्म कर दिया है। अगर
तुमने पेड़ काट दिए हैं तो बाढ़ की प्रॉब्लम आएगी, बाढ़ को रोकते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट करते तो बाढ़ आएगी। हैबिटेट खत्म कर दिया तुमने, लोगों का रहने वाला जहां एनिमल रहते थे उस हैबिटेट को खत्म कर दिया। क्लाइमेट चेंज होगा, जो क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मी या सर्दी बढ़ेगी, जो मतलब एनवायरमेंट में टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा, रेनफॉल में चेंज आएगी। तो डिफोरेस्टेशन के नुकसान है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज अगला है अहमद खान, रमेश चंद्र डागर के बारे में। रमेश चंद्र डागर ये हरियाणा में सोनीपत का फार्मर है, सोनीपत का फार्मर है रमेश चंद्र डागर। ये फेमस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सोनीपत का किसान है रमेश चंद्र डागर, ऑर्गेनिक खेती के लिए फेमस है। रमेश चंद्र डागर फेमस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। सोनीपत का किसान है रमेश चंद्र डागर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फेमस है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कई टाइप की खेती करता है। डेयरिंग करता है, कंपोस्टिंग करता है, एपीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है। एक साथ कई चीज करता है रमेश चंद्र डागर। फार्मिंग या खेती करता है, साथ में मधुमक्खी पालन करता है। मधुमक्खी अगर खेती के साथ करोगे तो पैदावार बढ़ जाएगी, तो पॉलिनेशन कर देगी मधुमक्खी, तो इससे ज्यादा पैदावार होगी। जो पशु पालता है, पशुओं के गोबर यूज होता है वो खेती में यूज करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है रमेश चंद्र डागर। और एक चीज को दूसरी चीज में यूज करता है। डिफरेंट जो फार्मिंग है, डिफरेंट टाइप की जो चीज करता है वो एक की दूसरी चीज में यूज हो जाती है। और इसने क्लब बना रखा है, जो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। 5,000 इसमें फार्मर शामिल है। 5,000 इसने क्लब बना रखा है, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। 5,000 फार्मर इसमें शामिल है इसके क्लब में। जो अब मैं आता हूं सॉलिड वेस्ट का टॉपिक, वेस्ट का टॉपिक। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले म्युनिसिपल वेस्ट क्या होते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट क्या होते हैं? नगर परिषद के वेस्ट। नगर परिषद, नगर पालिका जो होती है शहर में, वो कहाँ से वेस्ट इकट्ठा करती है? हॉस्पिटल से, स्कूल से, ऑफिस से, घरों से, ये सारे वेस्ट म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं। दीज वेस्ट, ये जो वेस्ट हैं, आर कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, होम, एटसेट्रा। म्युनिसिपल वेस्ट इकट्ठे किए जाते हैं स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, होम, इनसे। जो कितने टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट से पीछा पहले छूटेगा सैनिटरी लैंडफिलिंग।
सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या होती है? सैनिटरी लैंड फिलिंग, शहर के बाहर गड्ढा खोद दो, गड्ढे में सारे वेस्ट डालाओ, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, इसको सैनिटरी लैंड फिलिंग बोलते हैं। लैंड फिलिंग मतलब गड्ढा भर देना, गड्ढे में जाकर सारा वेस्ट डालाओ, ये लैंड फिलिंग होगी। उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह ना बैठ जाए इसलिए मिट्टी डाल दो, इसको सैनिटरी लैंड फिलिंग बोलते हैं। सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या होती है? इन दिस वेस्ट आर एडेड in large pit and then waste are covered with soil or dirt. गड्ढा खोदो, वेस्ट मटेरियल डाल दो और उसको मिट्टी से कवर कर दो, इसको सैनिटरी लैंड फिलिंग बोलते हैं। लैंड फिलिंग मतलब गड्ढा भर देना, सैनिटरी मतलब सफाई से जो गंदगी ना रहे। लेकिन इसकी दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है इस मेथड की? जो प्रॉब्लम लीचिंग, उस गड्ढे में जो वेस्ट मटेरियल डालेगा उनका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा और वो जहरीला लिक्विड होता है जो। तो ये इसकी सबसे भारी ड्रॉबैक है, लीचिंग, जो लीचिंग ऑफ वेस्ट आफ्टर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होने के बाद वेस्ट मटेरियल को नीचे जाएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वेस्ट को चार कैटेगरी में ले लेते हैं हम, जो वेस्ट को 4 कैटेगरी में लेते हैं हम। सॉलिड वेस्ट को कैसे लेते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट। ये वेस्ट, जिस वेस्ट को माइक्रोब तोड़ दे उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। These are broken down by microbes. Example, organic matter. जो वेस्ट माइक्रोब तोड़ दे, गंदगी जो गोबर वगैरह होता है, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल, प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है, उनको माइक्रोब तोड़ देते हैं। डिग्रेडेबल का मतलब होता है तोड़ दिया जाए, बायो को माइक्रोब्स। जिस वेस्ट को माइक्रोब तोड़ते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, दीज आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स। एग्जाम्पल, प्लास्टिक, पॉलीथीन। प्लास्टिक और पॉलीथीन को कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तीसरा वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी रिसाइकलिंग कर दे। कागज है, इसको कंपनी में भेज दो, इंडस्ट्री में भेज दो, दोबारा कागज, नया कागज बन के आ जाएगा। रिसाइक्लेबल मीन्स रिसाइकलिंग इज पॉसिबल। जिस वेस्ट की रिसाइकलिंग हो जाए उसको रिसाइक्लेबल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एक हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं उनमें पैथोजन मिलने के चांसेस होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं उनके अंदर पैथोजन या बीमारी करने वाली चीज मिल जाती है। तो सॉलिड वेस्ट से पीछा कैसे छूटेगा? या तो उसको सैनिटरी लैंड फिलिंग कर दो, या रिसाइकलिंग कर लो, या बर्निंग कर लो, जला दो। जो ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। जो
इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, चार्ज से रिलेटेड होता है, करंट से रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम जो। और इलेक्ट्रिसिटी से जो जो चले उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोलते हैं, टीवी वगैरह जो है, या फोन वगैरह, या जो है कंप्यूटर वगैरह जो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन कौन से रहेंगे? एग्जाम्पल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान भी सुनी होगी तुमने, इसमें कंप्यूटर आते हैं, मोबाइल वगैरह आते हैं, ये होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। इनसे पीछा कैसे छूटे? जो रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब बर्निंग, या लैंड फिलिंग। अगर किसी का कंप्यूटर खराब होगा तो क्या करें? या तो कंपनी में भेजो, रिसाइकलिंग होगा ये, या उसको जला दो, इंसिनरेशन कर दो, या फिर मिट्टी में दबा दो, जो लैंड फिलिंग कर दो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डेवलप कंट्री जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ई वेस्ट होते हैं, वो डेवलपिंग कंट्री में भेज देते हैं। और डेवलपिंग कंट्री वाले इस ई वेस्ट में से मेटल निकालते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, ये जो है ये मेटल निकालते हैं ई वेस्ट से, जो है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री वाले क्या करते हैं? डेवलप कंट्रीज सेंड करते हैं ई वेस्ट को डेवलपिंग कंट्री में। डेवलप्ड कंट्री वाले डेवलपिंग कंट्री में ई वेस्ट को भेजते हैं, जो डेवलप कंट्री वाले डेवलपिंग कंट्री में ई वेस्ट को भेजते हैं, जो। तो इस तरह से ये मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेवलपिंग कंट्री वाले क्या कहते हैं? रिमूव मेटल फ्रॉम दिस वेस्ट। इन वेस्ट से मेटल निकाल लेते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री के जो है। डेवलप कंट्री वाले भेजते हैं, डेवलपिंग कंट्री वाले मेटल निकालते हैं उसमें। ठीक है। अब है ऑटोमोबाइल के ऊपर, जो ऑटोमोबाइल जो होते हैं ये मेन पोल्यूटेंट है बड़े शहरों में, जो दीज आर मेन पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन का मेन कारण है। दीज आर मेन काज ऑफ पोल्यूशन इन मेट्रो सिटी एंड अदर लार्ज सिटीज। बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटी तो चार ही होते हैं, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, मुंबई। तो मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी जिनको बोलते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, ये या और दूसरे बड़े शहर जो होते हैं, इनमें मेन पोल्यूशन ऑटोमोबाइल गाड़ियों से होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनमें मेन पोल्यूशन किससे होता है? ऑटोमोबाइल या गाड़ियों से होता है। मेन पोल्यूशन ऑटोमोबाइल से होता है। तो गाड़ियों में पोल्यूशन कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? कैटलिस्ट। गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल में कैटलिस्ट लगाया जाता है। कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में कैटलिस्ट लगा दिए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, जो पोल्यूशन कम करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को चेंज करेंगे नाइट्रोजन में, हाइड्रोकार्बन को चेंज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड कम हार्मफुल गैस है, हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल गैसेज है। तो हार्मफुल गैस को कैटलिस्ट हार्मफुल गैस को हार्मलेस गैस में चेंज कर देते हैं। तो जो गाड़ियां होती हैं इनमें पोल्यूशन कम करने के लिए कैटलिस्ट लगाए जाते हैं, जो
और कैटलिस्ट जो होते हैं कौन सी मेटल के बने होते हैं? मेटल्स। कैटलिस्ट कौन सी मेटल होती है? जो प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। कैटलिस्ट जो होते हैं उनमें ये मेटल होती है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। कैटलिस्ट की मेटल है प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। काफी महंगी मेटल होती है। तो कैटलिस्ट, गाड़ियों में कैटलिस्ट लगाए जाते हैं जो ज्यादा पॉल्यूटेड चीज को कम पॉल्यूटेड चीज में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी गैस को किस में क्या याद रखना है। और ये कैटलिस्ट बने होते हैं इन मेटल के। लेड फ्री पेट्रोल यूज होना चाहिए कभी गाड़ियों में, क्योंकि लेड इनको इनएक्टिव कर देता है। जो अगर लेड वाला पेट्रोल यूज करोगे तो ये कैटलिस्ट इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। जो क्योंकि कैटलिस्ट पोल्यूटेंट को हार्मलेस पोल्यूटेंट में चेंज कर रहा है। इन मेटल का ये बना होता है। अगर लेड फ्री पेट्रोल यूज करोगे तो इन मेटल का कुछ नहीं होगा, लेकिन लेड वाला पेट्रोल यूज करोगे तो लेड इसको इनएक्टिव कर देगा। पेट्रोल कैसा यूज होना चाहिए? पेट्रोल शुड बी लेड फ्री। पेट्रोल लेड फ्री होना चाहिए। क्यों? बिकॉज लेड इनएक्टिवेट these metals। पेट्रोल लेड फ्री होना चाहिए क्योंकि लेड इन मेटल को इनएक्टिव कर देगी। जो तो ये था ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। जो अब आते हैं नॉइज पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन का कानून आया था, एयर पोल्यूशन एक्ट केम इन 1981। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला कानून आया था 1981 में। इन 1987 noise was included in air pollution। नॉइज या आवाज को भी एयर पोल्यूशन में शामिल कर लिया था 1987 के अंदर। जो नॉइज, अगर रॉकेट की अगर मैं बताऊं, रॉकेट एंड जेट प्लेन, रॉकेट और जेट प्लेन में नॉइज की इंटेंसिटी होती है 150 डेसिबल। रॉकेट या जेट प्लेन की आवाज जो होती है इतनी डेसिबल होती है, 150 डेसिबल। और दिस साउंड, ये जो साउंड है डैमेज कर देगी ईयर ड्रम एंड हियरिंग लॉस अकर। हमारे को सुनना बंद हो जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा 150 डेसिबल के ऊपर। जो 150 डेसिबल पे कान का पर्दा फट जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। और नॉइज के नुकसान क्या क्या है? स्लीपलेसनेस, इंक्रीज इन हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट अकर्स। नींद नहीं आएगी, नॉइज पोल्यूशन तो नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो धड़कन बढ़ जाएगी। अगर किसी आवाज वाली दिल्ली में चले गए, वहां मेट्रो के नीचे सो गए तुम, जो उसके नीचे कहीं पे जहां पे जगह थी, तो वहां बार बार में मेट्रो आ रही है, आवाज आ रही है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे को नींद नहीं आएगी, हार्ट बीट तुम्हारी बढ़ जाएगी, तुम्हारा सांस तेज हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो क्या करना चाहिए नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए?
नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो हॉर्न फ्री जोन होनी चाहिए नियर स्कूल एंड हॉस्पिटल। स्कूल और हॉस्पिटल के नजदीक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, आवाज तेज नहीं करनी चाहिए। स्कूल हॉस्पिटल के नजदीक हॉर्न आवाज नहीं बजानी चाहिए, आवाज नहीं करनी चाहिए। स्कूल हॉस्पिटल के नजदीक हॉर्न फ्री जोन होनी चाहिए। और इसके अलावा स्कूल हॉस्पिटल के नीचे आवाज नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज में साउंड ऑब्जर्वेंट्स होने चाहिए, should be used। इंडस्ट्री और फैक्ट्री में आवाज को ऑब्जर्व करने वाली चीज यूज होनी चाहिए। और परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। देयर शुड बी परमिसिबल लिमिट फॉर क्रैकर एंड साउंड एम्पलीफायर। क्रैकर या पटाखे के लिए और एम्पलीफायर जो होते हैं इनके लिए आवाज की एक लिमिट होनी चाहिए, हद से ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए। और देखता हूं इस वीडियो में कुछ और भी हो सकता है क्या। जो ये टॉपिक बच गया, ये बच गया, ये बच गया। आर्कटा का केस बच गया, जो सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, एग्रोकेमिकल, ई वेस्ट, ये। चलो अब कितनी टाइम बचा हुआ है? टॉपिक बड़ा है, अब हो नहीं पाएगा। जो 3-4 मिनट में कुछ कराऊं क्या? चलो कुछ तो कराता हूँ मैं। अमेरिका में एक जगह है आर्कटा। अमेरिका में जगह है आर्कटा। यह है कैलिफोर्निया के नजदीक। अमेरिका में जगह है आर्कटा, कैलिफोर्निया के नजदीक है। यहां पे वाटर को प्योरीफाई, वाटर ट्रीटमेंट किया था। जो इन आर्कटा वाटर वाज प्योरीफाइड। आर्कटा जगह कैलिफोर्निया के अंदर है और इस पानी यहाँ पे साफ किया गया था पहली बार पानी साफ किया गया था यहाँ पे जो। और कैलिफोर्निया में आर्कटा जगह में गांव के लोगों ने मिलकर और यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया था। जो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आर्कटा पीपल प्योरीफाइड द वाटर। पानी को साफ करने में आर्कटा और हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया था। इन लोगों को बोलते हैं पीपल ऑफ आर्कटा। पीपल ऑफ आर्कटा आर कॉल्ड फॉर्म, यानी फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्स। आर्कटा जगह में मार्स या दलदल थी एक, जो है वहां दलदल में पानी साफ किया गया था। तो आर्कटा के लोगों को बोलते हैं, दोस्त हैं आर्कटा दलदल के। जो आर्कटा जो दलदल है उसमें पानी को साफ किया है, ये फॉर्म बोलते हैं उनको। जो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन से मेथड यूज किए गए थे, ये आर्कटा मार्स जो है, आर्कटा मार्स 60 हेक्टेयर में फैला हुआ था। जो और 6 मार्स थे। जो आर्कटा मार्स 6 मार्स थे, 6 दलदल थे,
60 हेक्टेयर एरिया में फैले हुए थे, यानी एक मार्स एक दलदल 10 हेक्टेयर का फैला हुआ है। 10 हेक्टेयर का एक मार्स और 10 हेक्टेयर का एक मार्स, तो 6 मार्स 60 हेक्टेयर के थे जो। और पानी कैसे साफ किया था इन्होंने, वो मैं अगले वीडियो में लूंगा जो है, किस तरह से आर्किटा लोगों ने और बोथ स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने मिलकर किस तरह से पानी को साफ किया था, वो अगले लेक्चर में लेंगे। इसको यही छोड़ रहा हूँ।